छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। आप सभी मतदाताओं से अपील है कि अपने कीमती मतों का उपयोग करें और अपना प्रत्याशी चुनें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसी न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। दुर्ग में निकाय चुनाव संपन्न कराने के लिए मतदान कर्मियों को सोमवार को मतदान सामग्रियों का वितरण किया गया। इस दौरान दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर मतदान दलों को रवाना किया। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए कल मतदान होना है। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसके तहत चुनाव कार्य संपन्न कराने के लिए सोमवार को मतदान सामग्रियों का वितरण किया गया। इस दौरान दुर्ग जिले में भी इसके तहत मतदान के लिए इस्तेमाल होने वाली आवश्यक सामग्रियों का वितरण मतदान दलों को किया गया। दुर्ग नगर निगम में होने वाले चुनाव के लिए मतदान सामग्री वितरण का कार्य दुर्ग के भारती कॉलेज से किया गया था, जिसमें मतदान सामग्रियों के साथ सभी पीठासीन अधिकारी व मतदान कर्मियों को केंद्रों की तरफ रवाना किया गया। दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने सभी दलों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने बताया कि कल होने वाले मतदान के लिए सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई है और संवेदनशील मतदान केंद्रों में सुरक्षा के व्यापक इंतजामात भी किए गए हैं। हमारे जो नगरीय निकाय में है उसमें कल चुनाव होना है। सभी नगरीय क्षेत्रों में जहाँ पे चुनाव होना है मतदान दलों को सामग्री वितरण किया जा चुका है। रवाना होना शुरू हो गए हैं। जो 3 निकाय हैं हमारे उत्तरी धमधा पाटन, वहाँ पे लोग पहुँच भी गए हैं अपने बूथों में। बूथ में पर्याप्त व्यवस्थाएं कर ली गई हैं उनके लिए। हमारी जो राजस्व की और नगरीय निकाय की टीम है आज शाम को दोबारा एक बार दौरा करके देख लेंगी। कल के लिए हमारी पूरी तैयारी है। मेरी आपके माध्यम से सभी मतदाताओं से निवेदन है कि बड़ी से बड़ी संख्या में आप अपनी शहर की सरकार चुनने के लिए आगे बढ़े और अपने मतदान का इस्तेमाल करें। जो जिनमें पोल वायलेंस है या फिर पुरानी कुछ घटनाएं हुई हैं या जहां पे गन लाइसेंस से ज़्यादा हैं उनको संवेदनशील रखा गया है। वहां पे जो पेट्रोलिंग है उसको बढ़ाया गया है। जो यूनिफॉर्म्ड पर्सोनल रहेंगे उसमें जिला पुलिस का बल भी उसमें उपस्थित रहेगा। हमारी पूरी व्यवस्था है कि किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना मतदान केंद्र के में ना हो। वहीं मतदान का कार्य शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए जिला पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है। दुर्ग पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने बताया कि सभी निकायों में मतदान के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस पार्टी की ड्यूटी भी लगाई गई है। कल नगर निगम के और नगर पालिका परिषद के चुनाव होने हैं और आज उसका मतदान वितरण सामग्री जो होती है वो यहाँ मतदान वितरण केंद्र भारतीय विश्वविद्यालय से बट रहा है। आज से ही लेकर कल शाम तक जो भी चुनाव आयोग की तरफ से आवश्यक दिशा निर्देश रहते हैं सुरक्षा के लिए को लेकर, उसके नज़रिए से सारे मानदंड पूरे करते हुए हमने सुरक्षा व्यवस्था लगाई हुई है। जैसे आज मतदान वितरण केंद्र पे जितने भी ड्यूटी चार्ट बटने थे, हर बूथ के लिए जो पुलिस वाले लगने थे उनको आज मतदान कर्मियों के साथ ही वो रवाना हो रहे हैं। उनकी ड्यूटी चार्ट वितरण कर दिया गया है। शाम तक सभी लोगों से रिपोर्ट लेनी है कि सब लोग अपने अपने यहाँ व्यवस्थित पहुँच गए हैं और सारा सब कुछ व्यवस्था चाक चौबंद लगा दी गई है जिससे कि कल सुबह 8 बजे से मतदान व्यवस्थित और शांतिपूर्ण ढंग से कराया जा सके। साथ ही कल सभी मतदान बूथों पर पुलिस वालों की उपस्थिति के साथ साथ जितने भी सेक्टर एरिया बनाए गए हैं और जितने भी बूथों के क्लस्टर को एक एक जोन में बांटा गया है उस हिसाब से सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस वाले और पुलिस वालों की खुद की पेट्रोलिंग पार्टी और एडी पार्टी जो होती है वो सब लगाई गई हैं ताकि किसी भी मतदान केंद्र पे कुछ भी ऐसी अव्यवस्था या कुछ भी असामाजिक तत्व कोई गड़बड़ी नहीं करने पाए और मतदान निष्पक्ष और शांतिपूर्ण कराया जा सके।
बता दें दुर्ग जिले में दुर्ग नगर निगम के साथ ही कुम्हारी, अमलेश्वर तथा अहिवारा नगर पालिका के अलावा पाटन, धमदा व उतई नगर पंचायत के लिए भी मतदान संपन्न कराए जाएंगे। इसको लेकर जिला निर्वाचन ने अपनी पूरी तैयारियां कर रखी है। आपको बताना चाहेंगे कि एसीएन न्यूज़ की तरफ से शहर की आम जनता से अपील की जा रही है कि इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेकर सुबह जल्दी अपने अपने घर से निकलकर अपना कीमती मत प्रदान करें और अपना मनपसंद प्रत्याशी चुन शहर और वार्ड का विकास करने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नगरीय निकाय चुनाव के लिए रविवार को चुनावी शोरगुल थम गया। प्रचार थमने के बाद शहर व नगरों में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न कराने के लिए पुलिस अधिकारी व जवानों ने राजनांदगांव में पैदल मार्च किया। राजनांदगांव कलेक्टर जिला संजय अग्रवाल एवं पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग, एसडीएम खेमराज वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा, नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र नायक की मौजूदगी में महावीर चौक से फ्लैग मार्च प्रारंभ किया गया, जिसमें शहर के थाना चौकी का बल, रक्षित केंद्र का बल शामिल हुए। फ्लैग मार्च महावीर चौक से मानव मंदिर चौक, भारत माता चौक, तिरंगा चौक, गंज चौक, रामाधीन मार्ग से पोस्ट ऑफिस चौक व शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए गुजरा। इस दौरान लोगों से निर्भीक होकर मतदान का प्रयोग करने की अपील की गई। राजनांदगांव एएसपी राहुल देव शर्मा ने कलेक्टर एवं एसपी के नेतृत्व में निकाले गए फ्लैग मार्च की जानकारी दी। आगामी नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए अभी पूरे जिले भर में जो नगरीय निकाय है वहाँ पर लगभग 1250 का बल लगाया गया है। साथ ही 17 से अधिक पेट्रोलिंग पार्टियां लगाई गई है एवं सभी थाना क्षेत्र एवं जो अंतर्राज्यीय पॉइंट है वहाँ पर भी एनसीपी लगाई गई है जो लगातार 24 घंटे चालू रहेंगी। इसके अलावा अभी शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, श्रीमान कलेक्टर महोदय के नेतृत्व में इसमें फ्री और फेयर इलेक्शन का लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि लोग शांतिपूर्वक और निर्विघ्न तरीके से चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकें। बीजापुर जिले में शहीद जवानों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान पुलिस प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद रहे। इसके बाद जवानों के पार्थिव शरीर व उनके गृह ग्राम रवाना किया गया। डीजीपी अरुण देव गौतम ने कहा कि डीआरजी के बहादुर जवान नरेश ध्रुव और एसटीएफ के जवान वासित रावटे को श्रद्धांजलि दी गई। इन जवानों ने बड़े ऑपरेशन में अपनी महती भूमिका निभाई है। डीजीपी अरुण देव गौतम ने आगे कहा कि बहुत बड़ी सफलता मिली है। नेशनल पार्क एरिया जो निर्जन और दुर्गम स्थान है वहां पर जाकर 31 नक्सलियों को ढेर किया गया है। ये बहुत बड़ा ऑपरेशन था। आने वाले दिनों में ऑपरेशन और भी तेज किए जाएंगे। जब तक हथियार बंद नक्सली इलाके में घूमते रहेंगे हमारा मिशन जारी रहेगा। तो हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। एसटीएफ का बहादुर जवान नरेश ध्रुव और वसीत रावटे, 2 जवानों की शहादत हुई है। उस पर हम सब अधिकारी यहाँ पर उपस्थित। इन जवानों ने जिस बहुत बहादुरीपूर्ण ऑपरेशन में भाग लिया है उसकी सफलता के रूप में 31 नक्सलवादियों को मारने में सफलता मिली है। ये बहुत कठिन क्षेत्र जो इंद्रावती नेशनल पार्क का एरिया है उसमें घुस करके इन्होंने बहुत बहादुरीपूर्ण तरीके से इस अभियान को अंजाम दिया है। मुझे उम्मीद है कि ये बहादुरी, उनकी ये शहादत हमारे बाकी जवानों को नक्सलवाद के उन्मूलन में बहुत प्रेरणा सर बड़ी सफलता मिली है। बिल्कुल बहुत बड़ी सफलता है। पार्क एरिया जो कि बहुत निर्जन है, जहाँ पर घुस के जाना मुश्किल था, वहाँ जाकर के इन लोगों ने ऑपरेशन को अंजाम दिया है। निश्चित तौर पर बड़ा ऑपरेशन। आने वाले समय में ऑपरेशन और तेज किया जाएगा। इसी बात में कोई शक नहीं। जब तक हथियार बंद नक्सल गिरोह इस इलाके में कहीं भी घूमते रहेंगे, बिल्कुल नक्सलवादियों की अब आराम की कोई जगह नहीं बची बस्तर में। सर कुछ नए तरीके हथियार मिले जो नक्सली ने खुद तैयार हथियारों के डिटेल्स मिले हैं। आज कुछ नए तरीके के भी हथियार हैं। वो विवरण आपको पूरी तरह स्थानीय पुलिस जब पूरी कंपाइल कर लेगी
उसके बाद उपलब्ध है। इस तरह के सभी चीजों से डील करने के लिए हमारे पास इंतजाम है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बहुत शिनाख्ती हो पाई है सर अभी तक? वो सारा डिटेल जिला पुलिस आपको बताएगी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांकेर लोकसभा के सांसद भोजराज नाग एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दरअसल सांसद भोजराज बीती रात अंतागढ़ से भानु प्रतापपुर जा रहे थे। इस दौरान नो एंट्री के चलते सांसद की कार घंटे भर जाम में फंस गई। इसके बाद सांसद तमतमाते हुए टीआई को जमकर सुनाने लगे। फिर थाने पहुंचकर टीआई के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। रविवार की रात सांसद भोजराज नाग कार से अंतागढ़ से भानु प्रतापपुर जा रहे थे। इस दौरान भारी वाहनों की भीड़ में उनकी भी गाड़ी फंस गई। 1 घंटे तक जाम में फंसे रहने के चलते सांसद भोजराज नाग का गुस्सा फूट पड़ा। सांसद ने तत्काल भानु प्रतापपुर थाना प्रभारी को तलब किया। भानु प्रतापपुर थाना प्रभारी को मौके पर पहुंचने में कुछ विलंब हो गया, जिससे सांसद थाना प्रभारी सहित पुलिस के अन्य अधिकारियों पर भड़क उठे। सांसद भोजराज नाग ने भानु प्रतापपुर थाने पहुंचकर थाना प्रभारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मौके पर मौजूद उच्च अधिकारियों को टीआई पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। वहीं उन्होंने आरोप भी लगाया कि मुझे Z+ सुरक्षा मिली है, लेकिन यहां पुलिस से कोई प्रोटेक्शन नहीं मिला। इस प्रकार का नाटक कर रहे हो, आधा घंटे से रोक के रखे हैं, वसूली में लगे रहते हो। नहीं सर, नो एंट्री। क्या नो एंट्री है? वीआईपी गाड़ी जा रहा है, तमाशा बना के रखे हो। क्यों लड़का लगा है? बदतमीज कहीं के वसूली में लगे रहते हो। माइंस गाड़ी और इसमें 1 घंटा से हम बहस हो रहा है, और भी आ रहा है आराम से। कौन लड़का लगा है? पैसा वसूली में लगे ना माइंस गाड़ी में, क्या नहीं बोलते हो? नो एंट्री लगता है, ऐसी दोनों तरफ नो एंट्री होता है। नहीं सर, उधर से क्या नहीं बोल रहे हो? दिखाई नहीं दे रहा है? 1 घंटे से वीआईपी आदमी को रोकोगे, तुम्हारे खिलाफ तो मैं शिकायत करता हूँ। बात करा एसपी को। ऊँगते ऊँगते आ रहा है यहाँ पे, ऐसी टीआई गिरी करेगा? नहीं सर, नहीं सर, 1 घंटा हो गया यहाँ पे। तुम्हारा तो बहुत शिकायत है वसूली बाजू रखना चाहिए। अब एक ठीक है, उस दिन पड़ा था वहाँ पे एक पुलिस वाला जो शिवपुरा के कार्यक्रम के दिन, उसको मैं लेके गया, बाद में सारा ठीक हो गया, ठीक है, पड़ा था। इस प्रकार से नहीं चलने वाला। बीजापुर जिले में नक्सलियों के खिलाफ एक बड़े अभियान में सुरक्षा बलों ने रविवार को हुई मुठभेड़ के दौरान 11 महिलाओं समेत 31 नक्सलियों को मार गिराया था। सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के शव को लेकर देर शाम बीजापुर मुख्यालय पहुंचे। इसे लेकर बीजापुर एएसपी जितेंद्र कुमार यादव ने बताया कि डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान चला रही थी और रविवार की सुबह मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ के बाद 31 नक्सलियों के शव और कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। 2 जवानों की जान चली गई है, 2 जवान घायल हुए हैं और उनका इलाज जारी है। वसीत कुमार रावते, वसीत कुमार रावते, नेशनल पार्क एरिया में डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त टीमें नक्सल विरोधी अभियान पे निकली थी और आज सुबह 8 बजे से ही लगातार एक्सचेंज ऑफ फायर होता रहा। एक्सचेंज ऑफ फायर होने के बाद में सर्चिंग के दौरान 31 माओवादियों के शव बरामद हुए, जिसमें 20 पुरुष और 11 महिला नक्सलियों के शव बरामद हुए। उसके साथ ही AK-47, SLR, इंसास और रॉकेट लॉन्चर के अलावा समेत कई सारे ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद हुए हैं। इस दौरान हमारे 2 जवान शहीद हो गए और 2 जवान गंभीर रूप से घायल थे, जिनका इलाज रायपुर में किया जा रहा है। सर, लगभग मुठभेड़ कितने घंटे चली सर? कितने समय स्टार्ट हुई? लगभग 6 घंटे की ये मुठभेड़ चली। 8 बजे करीब मॉर्निंग में ये मुठभेड़। सांस्कृतिक एवं साहित्य शोध समिति मध्य प्रदेश द्वारा बालाघाट में 1 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके प्रथम सत्र में सांस्कृतिक एवं साहित्य शोध समिति द्वारा डॉक्टर रौनक जमाल को सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि प्रथम सत्र में मुख्य पुरस्कार प्रदान किए गए। प्रथम सत्र में डॉक्टर रौनक जमाल विशिष्ट अतिथि के रूप में यहां पर शामिल थे। समिति के पुस्तकालय का उद्घाटन भी रौनक जमाल के द्वारा ही किया गया और भारत के 10 लेखकों को पुरस्कार देने का गौरव भी इस मौके पर उन्हें ही प्राप्त हुआ। अपने भाषण में उन्होंने इसकी प्रशंसा दिल से की और इसके साथ ही
शॉल, मोमेंटो, मेडल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। विधिवत कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया था। इसके साथ ही डॉक्टर रौनक जमाल ने कविताओं की प्रस्तुतियां दी, जो लोगों को काफी पसंद आई। अतिथि देवो भव के तहत अतिथियों का सम्मान भी परंपरा के अनुसार यहां पर किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति दर्ज की गई। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं, तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जिस तरह से पिछले दिनों दुर्ग जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही के चलते 2 दूध मुंहे बच्चे अपनी अपनी असली मां से बिछड़ गए थे और परिजनों की शिकायत पर जिला प्रशासन की पहल से अब दोनों बच्चे अपनी असली मां की गोद तक पहुंच गए हैं। पिछले दिनों दुर्ग जिला अस्पताल की लापरवाही उजागर हुई, जिसमें नवजात बच्चे एक दूसरे की मां से अलग होकर अलग अलग माओ की गोद में चले गए थे। गौरतलब है कि जिस तरह से पिछले दिनों दुर्ग जिला अस्पताल की लापरवाही के चलते 2 दूध मुंहे बच्चे अपनी अपनी असली मां से बिछड़ गए थे, इस पर परिजनों की शिकायत पर जिला प्रशासन की पहल से दोनों ही बच्चे अब अपनी असली मां की गोद तक पहुंच चुके हैं। आपको बताना चाहेंगे, जिस तरह से देश भर में नफरत और धर्म की आड़ में जो घिनौना कार्य होते नजर आ रहा है और सुनाई भी देता रहा है, उसका उल्टा खुद आज एक नया मिसाल पेश की गई। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जिसने जीवन में किसी भी माँ का दूध पिया है वो उस माँ का कर्जदार हो जाता है। इसलिए दुर्ग में हुई बच्चे की अदला बदली से ये साबित होता है कि अलग अलग धर्म के बच्चों ने अलग अलग माँओं का स्तनपान किया, माँ का दूध पिया और अब ये दोनों बच्चे एक दूसरे की माँ का दूध पीने की वजह से आपस में दूध भाई ही कहलाएंगे। आपको एक बार फिर बताना चाहेंगे, इन सारी घटनाक्रम में एक ही निचोड़ सामने आया कि कोई कुछ भी बोले, हमेशा सच्चाई और इंसानियत की ही जीत होती है। इससे साबित होता है कि भले ही अब वो बच्चे अपनी माँओं की गोद में खेल रहे हों, पर कहलाएंगे हिंदू मुस्लिम आपस में दूध भाई। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर परिजनों ने और जिम्मेदारों ने किस तरह की अपनी प्रतिक्रिया दी है, आप भी सुनिए। मैं उनका पिता हूँ। पिताजी, अरे वाह, हाँ बताइए जी, बताइए। उस समय जब डिलीवरी हुआ था उस समय हमको वही बच्चा पकड़ाया गया था। ठीक है, बाकी हमको और ज्यादा वो 10 दिन तक, देखिए 10 दिन तक हमारे पास ही थे। ठीक है, बच्चा हमारे पास ही था। 10वें दिन जब हम टाँका कटाने गए अपनी वाइफ का, उसके बाद ही वहाँ पर कुछ ये सब वहाँ डॉक्टर बुलाए हैं, बताए हैं ऐसा ऐसा बात है करके, हमको भी कोई जानकारी नहीं। अब लापरवाही जो भी है भाई हुआ तो है, ये लापरवाही तो हुआ है। अब भाई प्यार तो रहेगा ही, भाई बच्चे हैं, वो बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं। बस हमारा बच्चा हमारे पास आ गया, डीएनए टेस्ट बस रिपोर्ट सही आ गया, हमारा बच्चा हमारे पास आ गया, हम खुश हैं उसमें। बस डीएनए टेस्ट हम कैसे दे देंगे ये बात, तो गलत बच्चा हमको जो बच्चा पकड़ाया गया था वो बच्चा हमने लिया था जिस समय डिलीवरी हुआ, उस समय हमको वही। मीडिया का धन्यवाद। और डीएनए रिपोर्ट आई, डीएनए रिपोर्ट आने के बाद जो प्रशासन ने जो फैसला किया, सहयोग किया, हम उसका धन्यवाद आभारी रहेंगे हम हमेशा। नहीं, हमको किसी की कोई कार्रवाई की जरूरत नहीं, बस हमको हमारा खून चाहिए था, बस हम यही चाहते। हमारा बेटा हमको मिल गया, बस बहुत बहुत शुक्रिया, हमें बेटा मिल गया, बस और कुछ नहीं करना। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। वहाँ से उसका मामा निकला, वो बताया कि साधना के पास जो बच्चा था वो हमारा ही था, हमारा वंश था, हमारा खून था, वो हमको मिल गया और उनका बच्चा हम उनको दे देंगे। अब ये तो आप लोग देख रहे हैं और आप मीडिया वालों के ही हित से हमको ये समाधान, और जो बाल विकास विभाग, कलेक्टर साहब, इन सभी लोगों के सहयोग से हमको ये बहुत कराने के लिए, और बहुत जल्दी इसका प्रोसीजर हुआ और बहुत जल्दी हुआ। अब वंश मिल गया हमारा लड़का, हमको यकीन था इसलिए मिला, अल्लाह की तरफ से हमारा ये था। जो भी है जैसा भी है, तो आप लोग के साथ ये हुआ, आप क्या कहना चाहेंगे इस तरीके का? अब कुछ नहीं, जो हुआ जैसा भी हुआ, लेकिन अब हमारा मिल गया भैया। हाँ, दोबारा ना हो किसी के साथ ये धोखा, ऐसा ना होना चाहिए। देखिए, जो 23 जनवरी को जो बच्चों का जन्म हुआ था, उसमें बच्चे के एक्सचेंज होने की जो एक रिपोर्ट आई थी, तो सिविल सर्जन द्वारा बाल कल्याण समिति को इसके बारे में जानकारी दी गई थी 5 तारीख को। उसके बाद 6 तारीख को दोनों बच्चों के माता पिता का जो निर्धारण करने के लिए या जैविक माता पिता कौन है ये जानने के लिए डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल भेजा गया था। उस सैंपल की रिपोर्ट आज आई है और उस सैंपल की रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में बालक कल्याण समिति को सौंपा गया था। उस सीलबंद लिफाफे की जो रिपोर्ट को दोनों बच्चों के माता पिता, जो समिति है यहाँ बालक कल्याण समिति, वो उनके पूरे सदस्य, पूरी संपूर्ण पीठ एवं सिविल सर्जन और जो जांच समिति थी उनके समक्ष सीलबंद लिफाफे को खोला गया
और सिल्वर लिफाफे में जो रिपोर्ट है उसका पठन जो यहाँ के पैथोलॉजी विशेषज्ञ हैं उन्होंने किया और उसका जो रिपोर्ट का जो निष्कर्ष उन्होंने बताया, रिपोर्ट के निष्कर्ष के आधार पे बच्चे की अदला बदली हुई थी और इसकी पुष्टि डीएनए रिपोर्ट में हुई है। क्योंकि बच्चे की अदला बदली हुई थी और डीएनए में इसकी पुष्टि हो गई है, इसलिए जो बालक कल्याण समिति ने विधिवत निर्णय देते हुए बच्चों को उनके जैविक माता पिता को सौंप दिया। ये पूरे प्रकरण में सबसे पहले प्राथमिकता ये थी कि भाई जो बच्चे का जैविक माता पिता की जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाए और उनको सौंपा जाए। अब इसकी पुष्टि होने के बाद अब त्वरित रूप से जो जांच की जाएगी, उसमें जो दोषी पाए जाएंगे, सिविल सर्जन द्वारा एक समिति बनाई गई है और उस समिति में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह से कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन इस प्रकरण में कार्रवाई जरूर की जाएगी। इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे हो गई? ये तो अभी जांच समिति इसको निर्णय लेगी कि किसके द्वारा किस स्तर पे ये चूक हुई है और इसमें क्या सुधारात्मक उपाय किए जा सकते हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि एक हफ्ते में इनकी रिपोर्ट आ जाएगी। ठीक। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। मिशन साइबर सुरक्षा के तहत राजनांदगांव पुलिस द्वारा चंद पैसों के लालच में आकर भिलाई, दुर्ग एवं राजनांदगांव के साइबर ठगों को बैंक खाता, एटीएम कार्ड, रजिस्टर्ड सिम और चेकबुक उपलब्ध कराने वाले के ऊपर बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार 7 बैंक खाता धारकों के बैंक खातों में दर्ज शिकायत के अलावा कुल 2,37,49,519 रुपए के संदेहास्पद ट्रांजैक्शन की जानकारी मिली थी। एसपी मोहित गर्ग के द्वारा समन्वय पोर्टल के माध्यम से थाना घुमका क्षेत्र अंतर्गत बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा घुमका स्थित कुल 11 बैंक खातों जिनका उपयोग विभिन्न साइबर अपराधों में किया गया है, उनको चिन्हांकित कर उक्त खाता धारकों एवं खाता को सप्लाई करने वालों के विरुद्ध थाना घुमका में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इस प्रकरण में 7 म्यूल बैंक खाता धारकों एवं उक्त बैंक खातों को साइबर ठगों तक पहुंचाने में संलिप्त एवं 5 सप्लायरों के साथ कुल 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मामले की जानकारी एसपी मोहित गर्ग ने दी है। राजनांदगांव पुलिस लगातार साइबर फ्रॉड और साइबर अपराध के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। हमारे द्वारा साइबर सुरक्षा मिशन चलाया जा रहा है राजनांदगांव में और लगातार उसमें हम लोग इन सभी गैंग्स और इन सभी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। उसी तहत में एक बड़ी कार्रवाई आज राजनांदगांव पुलिस घुमका थाना साइबर सेल के द्वारा की गई है। इसमें हम लोगों ने ऐसे 7 खाता धारकों को आज गिरफ्तार किया है। उनके अलावा 5 उनके जो मीडिएटर्स हैं उनको भी। ये सब लोग जो हैं जो म्यूल अकाउंट ओनर्स हैं जिन्होंने अपने अकाउंट लालच में आकर किसी साइबर फ्रॉड सिंडिकेट के नेटवर्क को बेचा है। जो बेचने का इनका मीडिएटर है उन लोगों को भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। हमारे विश्लेषण में हम लोगों ने 11 ऐसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के खाते आइडेंटिफाई किए थे जिनके अंदर जो रिपोर्टेड 9,58,718 रुपए का जो फ्रॉड अमाउंट है वो आया था। जब हमने इन अकाउंट्स का विश्लेषण किया तो इनमें हमने पाया कि इनके अंदर 2,37,49,519 रुपए की सस्पेक्टेड अमाउंट के ट्रांजैक्शंस हुए हैं। इसको देखते हुए हम लोगों ने जब विवेचना आगे की तो हम लोगों ने इसमें 11 धारकों में से 7 खाता धारकों को हम लोगों को गिरफ्तारी करने में सफलता मिली है। साथ ही इनके चेन में जो 5 अन्य लोग हैं उन लोगों को भी आज हमने गिरफ्तार किया है। इनमें जयप्रकाश वर्मा, टिकेंद्र कुमार, मानस पटेल, इंद्र कुमार, सद्दाम खान, मोहसिन खान और सेवंत वर्मा, ये सभी अकाउंट होल्डर्स हैं और ये सभी लोग घुमका के रहने वाले हैं। ये खैरागढ़ के रहने वाला है। सोनी, देवेंद्र दास और विशाल कुमार ये सब दुर्ग के रहने वाले हैं। इन सब लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। इनसे इनकी जो मोबाइल से इनकी भी जब्ती की गई है। इसमें अभी और भी विश्लेषण जारी है। जो इनकी पूरी चेन है एंड टू एंड हम लोग इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ताकि जो साइबर क्राइम का जो साइबर विक्टिम्स का जो पैसा इन लोगों ने लिया है और जो अलग अलग अकाउंट्स में डाला गया है वो पैसा कहाँ से आया, कहाँ तक गया और कौन कौन इस चेन में इन्वॉल्व है, उन सब के खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। साथ ही जो बाकी अकाउंट होल्डर्स हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई होगी। साथ ही जनता के लिए कोई हम लोगों की राजनांदगांव पुलिस की सभी के लिए यही अपील है कि अपना खाता किसी भी लालच में, अपना बैंक अकाउंट, अपनी पासबुक, अपना एटीएम कार्ड, अपना सिम कार्ड किसी भी लालच में आके, छोटे या बड़े लालच में आके किसी को भी ना दें। आपका अकाउंट अगर कोई खरीदता है, कोई उसको किराए पे लेने की बात करता है, तुरंत नजदीकी थाना या पुलिस अधीक्षक कार्यालय या कंट्रोल रूम को उसकी सूचना दें
आपका खाता किसी साइबर क्राइम के अंदर इस्तेमाल करने के लिए इस तरह से लोग खरीदते हैं, इससे बचें। और अगर आप अपना खाता किसी को देते हैं तो आप भी उस साइबर क्राइम के भागीदार होंगे और आपके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो मेरी सबसे अपील है कि जागरूक रहिए, अपना अकाउंट की डिटेल्स किसी के साथ शेयर मत कीजिए, और किसी और के बारे में भी आपको जानकारी मिलती है तो तुरंत नजदीकी थाना कंट्रोल रूम को उसकी सूचना दें। नगरीय निकाय चुनाव 2025 में एक अनोखा मामला सामने आया, जहां आमतौर पर प्रत्याशी खुद की सुरक्षा की मांग करते हैं, लेकिन पेंड्रा नगर पालिका परिषद के कांग्रेस प्रत्याशी पंकज तिवारी ने अपने प्रतिद्वंदी निर्दलीय प्रत्याशी राकेश जालान की सुरक्षा की मांग कर राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी पंकज तिवारी की माने तो उन्हें सूचना मिली है कि निर्दलीय प्रत्याशी राकेश जालान अपने ऊपर एक काल्पनिक हमला करवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें किसी प्रकार के षड्यंत्र में फंसाने की योजना बना सकते हैं। पंकज तिवारी का कहना है कि ये षड्यंत्र उनकी छवि खराब करने और चुनाव में राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से किया जा सकता है। उन्होंने प्रशासन से अनुरोध किया है कि निर्दलीय प्रत्याशी को सुरक्षा प्रदान की जाए, ताकि ऐसी किसी भी फर्जी घटना को अंजाम न दिया जा सके और चुनाव निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न हो जाए। देखिए, मेरे को अभी मैं लगातार 1 से 15 वार्ड तक सघन जनसंपर्क में हूँ, तो लोगों से मुलाकात होती रहती है। मुझे ऐसे 2, 4, 5 लोगों से इनपुट मिला कि अपनी हार के डर से मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए एक निर्दलीय प्रत्याशी अपने ऊपर हमला करके और वोटरों की सहानुभूति का लाभ ले सकता है। तो मैं और इस नगर पालिका पेंड्रा के चुनाव के जो संचालन कर रहे हैं पुष्पराज सिंह भाई, रमेश भैया, हम सब ने मिल के एक शिकायत की है कि निर्दलीय प्रत्याशी को सुरक्षा मुहैया करा जाए, ताकि ये जो आम निर्वाचन होता है वो निष्पक्षतापूर्ण हो सके। नहीं, इसमें उनकी छवि को धूमिल होने का कोई बात ही नहीं है। अगर आप कराना चाहते हो तो कोई बात नहीं, नहीं कराना चाहते हो कोई बात नहीं, आपके साथ सुरक्षा गार्ड रहेंगे। हम चाहते हैं कि ये मतदान निष्पक्षतापूर्वक होना चाहिए। लोकतंत्र में किसी को इस तरीके से वोट देने के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए कि आप मेरे ऊपर हमला हुआ इस नाम से वोट दे दीजिए या कुछ और दूसरे प्रलोभन से वोट नहीं पड़ना चाहिए। देखिए, उनकी सोच है। ये चुनाव सोशल मीडिया का तो है ही नहीं, ये चुनाव आम जनता और आपके बीच के रिश्ते का है। तो रिश्ते में हम उससे बहुत आगे हो, सोशल मीडिया में वो आगे रहते हैं तो रहें। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। आप सभी मतदाताओं से अपील है कि अपने कीमती मतों का उपयोग करें और अपना प्रत्याशी चुनें। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।